some functions and their graphs. Identity function. F is a function from R to R given as f(x) is equals to x. उस मशीन में जो भी डालोगे तो वही दे देगा. उसकी आइडेंटिटी में चेंज नहीं करेगा. तो अगर उस मशीन में आप 1 डालेंगे तो 1 दे देगा, 0 पे 0 दे देगा, 2 पे 2 दे देगा, -1 पे -1 दे देगा और -2 पे -2 दे देगा. लीनियर तो है ही है, y इज इक्वल टू एक्स. तो 1 पे ये 1 दे रहा है, 2 पे 2 दे रहा है, 0 पे 0 दे रहा है, -1 पे -1 दे रहा है और -2 पे -2 दे रहा है. तो इस तरीके के फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं. इट्स स्लोप, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका जितना एंगल है वो स्लोप कहलाता है. तो इट्स स्लोप इज 90 डिग्री. 45 डिग्री. ये कितना स्लोप है? और एफ एक्स क्या है? एक्स. डोमेन क्या होगी? एम आई ऑडिबल? तो डोमेन क्या होगी? क्या डालोगी तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. रियल डालोगी तो दे ही देगा वही चीज़ जो दे देगा. रेंज क्या होगी? नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन. f is a function from R to R defined as f(x) is equals to कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लो, मान लो 2 ले लो, c ले लो, 2 ले लो, तो 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं. वेयर जो 2 है वो बिलोंग्स टू R. तो x कुछ भी डालो, फर्क नहीं पड़ने वाला, वो देगा 2 ही मशीन. ये तो इस तरीके से 2 डालने पर भी ये 2 देगा, 3 डालने पर भी ये 2 देगा, क्योंकि उसको तो 2 ही देना है. f(x) इज इक्वल टू 2. तो 1 पे भी 2, 2 पे भी 2, 3 पे भी 2, 4 पे भी 2, -1 पे भी 2, 0 पे भी 2, -2 पे भी 2. यानी ये फंक्शन ऐसा है जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता था, तो वैसे ही कांस्टेंट फंक्शन होगा. कांस्टेंट पॉलिनोमियल टाइप ही है. वन पे 2, 2 पे 2, 3 पे 2, 4 पे 2, -1 पे 2,
0 पे 2, -2 पे 2, इन सब लाइंस को अगर मिला दिया जाए तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। क्योंकि जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसको वो एक से ही मैपिंग करता है। 1 को 2 से, 3 को 4 से, -1 को 0 से, -2 को, इन सब की मैपिंग क्या है? टू। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसकी रेंज क्या हो गई? रेंज कोडोमेन कोडोमेन 2 है, यहाँ से नहीं उठाती हो कोडोमेन। Polynomial function. Now next is polynomial function. That is f is a function from R to R. ठीक है, is polynomial function if y is equals to fx is a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube। a1 a2 a3 कुछ नहीं, कोफिशिएंट है, इन्हें abc भी लिखा जा सकता है, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। से लेते हुए an x to the power n, ये है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है वेयर n क्या है जो एक्सपोनेंट है इनके ऊपर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स and a0 a1 a2 से लेकर an आर रियल नंबर्स। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस √2x टू द पावर -1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? y हाँ, तो इस तरीके से f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इन सब के आपने ड्रॉ कर लिए हैं जो कि पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। इन आर रियल नंबर के परिप्रेक्ष्य में अब देखो, लीनियर फंक्शन इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन के तो हम लोगों ने बहुत सारे डिवीजन्स देख लिए हैं। इसका मतलब क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन? इन विच डिफरेंट प्री इमेजेस हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। फंक्शन बोलने का एक बड़ा मतलब है
अब देखिए इसके अलावा रेसिप्रोकल फंक्शन हमने देख लिया है, जो कि f इज फ्रॉम r टू r गिवन बाई r टू r भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जीरो हटाना पड़ेगा, r माइनस 0 to r given as fx is equals to 1 by x is रेसिप्रोकल फंक्शन, जिसका कि ग्राफ आपने काफ़ी अच्छा बनाया है और ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। मॉड्यूलस फंक्शन भी पढ़ लिया है। मॉड्यूलस फंक्शन f is from r to r given as fx is equals to mod x, where fx is equals to mod x is defined as minus x if x is less than 0 और x if x is greater than equal to 0। इसका ग्राफ बना लिया है कि नहीं? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन f is from r to r given as, अगर मान लीजिए x छोटा है 0 से तो कहेगा आप छोटे हो -1 बन जाओ, कितना भी हो छोटा, -1 लाख हो तो कहेगा 1, मशीन से गुजरने के बाद उसे 1 बना देगा। छोटे में कितना भी हो, -√2 भी होगा तो भी 1 बना देगा। और अगर x 0 है तो कहेगा तुम 0 रहो, और x ग्रेटर देन 1 है, चाहे 1 करोड़ भी हो, कहेगा तुम 1 बन जाओ। ये तीन ही चीज़ देता है, -1, 0 और 1। इसके अलावा इसके पास कोई और रेंज नहीं है। तो हम इसको कहते हैं SGN सिग्नम x। सिग्नम x। तो जैसे अब इसकी टेबल बनाई जाए तो x और fx -1, -2, -3 पे ये वैल्यू क्या देगा? क्या सब पे -1 दे देगा? और 1, 2, 3 पे क्या देगा? बताइए। तो अगर एक्सिस ये 1 नहीं है, 0 से बड़ा होगा तो 1 बना देगा, 0.1 होगा तो भी 1 बना देगा। तो इन पे अगर 0 से बड़ा है तो 1 बोल देगा, कहेगा तुम 1 हो जाओ। तो 0 से बड़ा जो हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो अफसर बन जाए, जो हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे हैं वो मजदूर बन जाए, जो हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं वो क्लर्क बन जाए। इसके पास 3 ही पोस्ट हैं। तो जो 0 से बड़े हैं उनको क्या बना रहा है? तो सबको 1 बना देगा। जो 0 से छोटे हैं उनको क्या बना रहा है? तो अब हम इसका ग्राफ बना लें। नाउ दिस इज 1, 2, 3, -1, -2, -3 और 0। तो 1 पे 1 बना देता है, 2 पे भी कह रहा है 1 बन जाओ, 3 पे भी कह रहा है 1 बन जाओ, देख लो। और 0 पे कह रहा है 0 बने रहो, -1 पे कह रहा है -1 बन जाओ, -2 पे क्या कह रहा है कि फिर -1 बन जाओ, और -3 पे भी -1 बोलो, ठीक। तो ये लाइन यहाँ से चलेगी लेकिन इसको नहीं टच करेगी, इसको छोड़ते हुए एक्सिस को।
क्योंकि ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है तो होल बनाओ। यहाँ पर भी ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, ज़ीरो से ऊपर की वैल्यू को 1 बनाएगा, तो यहाँ होल बना दीजिए। और ये ज़ीरो, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, पेन को उठाना पड़ता है। पेन उठे ना तो कंटिन्यूअस माना जाए। तो इस तरीके से इसकी डोमेन क्या हुई, क्या कुछ भी डालने की आज़ादी है? हाँ ठीक है। और रेंज क्या हुई? 1 0 -1। और कोडोमेन क्या हुई? समझ में आ गई ना बात, सिग्नम फंक्शन। तो नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, जस्ट वेट। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि ए फंक्शन f फ्रॉम r to r is greatest integer function, that is fx is equals to ये, which takes the value of greatest integer less than or equal to x। मान लीजिए मैं इसमें 2.99 लिख दूँ, f 2.99 डाला एक मशीन में, तो ऐसा कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ जो या तो इसके इक्वल हो या इससे लेसर हो। इसकी क्या वैल्यू आएगी? जैसे कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 1 है, और ये है 2.99, 3 से थोड़ा पहले है। तो बताओ कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो इससे लेसर है? 3 तो इससे ग्रेटर है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे लेसर तो बहुत सारे इंटीजर हैं, 3 नहीं है। इसमें इस ऐसे इंटीजर बताओ जो इससे लेसर हो। 1 है, 2 है, 0 है, उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है? तो 2 आ गया। द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन दिस, जैसे इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा,
अब अगर मैं कहूँ कि -3.01, तो इसकी वैल्यू बताओ। माइनस, चेक कर लेते हैं। ऐसे तो मुझे पता नहीं चलता है, जब ग्राफ बनाता हूँ तो ही पता चलता है। क्या ये पॉइंट है? -3.01। ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो इससे लेसर हैं? उन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? माइनस, हाँ, ये चीज़ हो गई। तो अगर हमारी वैल्यू ऐसी हो कि -x की वैल्यू, x 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो और -1 हो, -1 जिसमें शामिल हो, तो उस समय fx की वैल्यू क्या आएगी? यानी यहाँ पे कहीं हो, तो यहाँ से ये हो तो क्या होगा? मेरा कहने का मतलब है 0 से छोटा, 0 छोटा तो सब निगेटिव ही है। तो क्या आना चाहिए? ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस वाले पॉइंट के? बोलो। अच्छा, ये बताइए, अगर x की वैल्यू, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, 1 से छोटी हो और 0 को शामिल करती हो, यानी यहाँ कहीं हो, और अगर मैं f0 पूछूं तो क्या होगा? जीरो ही होगा। इक्वल टू का भी तो है ना क्लॉज, लेस देन और इक्वल टू, तो ये खुद ही एक इंटीजर, तो इक्वल आ गया, तभी तो जीरो बोल रही हो। अगर x की वैल्यू 2 से 1 तक हो और 1 शामिल हो, 2 से थोड़ी भी कम हो जाएगी तो fx कितना हो जाएगा? बताइए। 1। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे वो इंटीग्रल पार्ट ले लेगा, फालतू की चीज़ छोड़ देगा। f 1.99 है ना, सो f1 प्लस 0.99, तो इसने 1 ले लिया। f -3.02, इट इज़ f -4 प्लस 0.98, तो -4। बोलो, समझ में आ गई बात? इंटीग्रल पार्ट ले लेगा, बाकी छोड़ देगा, प्लस का साइन लगाया रहेगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि जब x की वैल्यू 3 से 2 तक होती है तो fx कितना होता है? 2। क्योंकि 2.5 लोगे तो 2 ले लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ देगा कि फ्रैक्शनल भी ले लेगा? अच्छा, तो अब देखो, अगर मैं 0 से लेकर, ठीक है, 1 तक चलूं, तो 0 से 1 तक इसकी वैल्यू कितनी है? देखो, 0 जब x 0 तो भी ये 0, जब x 1.1 तो भी ये 0। तो इस तरीके से 1 तक जाते जाते इसकी वैल्यू 0 ही है हर जगह।
और 1 से 2 तक जाओ, 1 पहुंचते ही इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। x जब 1 तो y कितना, और 1.5 पे y कितना, अच्छा। तो यहाँ से ये चलती चलती चलेगी, लेकिन 2 से पहले पहले तक, क्योंकि 2 पे पहुँचोगे तो y भी 2 हो जाएगा, लेकिन 1.99 तक y बनी रहेगा। तो 2 पे पहुँच गए तो y कितना हुआ 2 हो गया। जब x 2 तो y कितना, देख लो 2, और 3 तक जाते जाते 2.9 तक जाते जाते y कितना होगा, समझ में आई। बताओ, अदरवाइज वी ऑप्ट सम अदर मेथड। बोलिए, डिले करती हो, हाँ नहीं कुछ बोला करो। हाँ तो ऐसे बोल दिया करो ना। अच्छा अच्छा, अब देखो यहाँ पर 0 से -1 तक, 0 से -1 पे इसकी कितनी वैल्यू होगी बताओ। तो -1 होगी -1 पे, और बाकी इन सब पे भी -1 होगी। मान लो अगर मैं आपसे कह दूं कि -0.5, तो -1 + 0.5 लिखेंगे कि नहीं, और -1 ले लेंगे। तो इस तरीके से ये सब -1 है। हाँ, 0 पे ये वैल्यू 0 ले लेगा, ऐसे। और इधर चलो तो ये क्या होगा -2 पे -2, और ये ऐसे आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया, क्या ये सीढ़ी नुमा फंक्शन है, इज इट ए स्टेप फंक्शन। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को कहते हैं स्टेप फंक्शन। और क्या ये लोअर वैल्यू लेता है कि अपर वैल्यू लेता है, क्या ये फ्लोर फंक्शन है कि सीलिंग फंक्शन है। जो उसका इंटीग्रल वैल्यू है वही तो ले रहा है, ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। सीलिंग तो छत होती है, तो और फ्लोर होती है ज़मीन, तो सिर्फ ज़मीनी वैल्यू ले रहा है, बेसिक वैल्यू फ्रैक्शन छोड़ दे रहा है। तो इस तरीके से ये हमारी बात हो गई। ओके, अब देखो तो इसकी डोमेन क्या हुई, रेंज क्या हुई, इंटीजर, क्योंकि 1 2 3 -1 -2 यही सब ले रहा है। और कोडोमेन, किन पॉइंट्स पे पेन उठाना पड़ रहा है ग्राफ बनाते समय, क्या जब इंटीजर आ जाता है तो पेन उठाना पड़ जाता है। यहाँ तक चले, एक इंटीजर आया फिर पेन को उठाना पड़ गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ है। हाँ, सो डिसकंटिन्यूअस एज इंटीजर एट, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स हो गया। नाउ
लेट अस कम टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हमने सब कुछ पूरा कर दिया है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो अब हम इसमें देखेंगे कि साइन कॉस टेन का है, तो हाउ दिस फंक्शंस आर ऑपरेटेड। एप्लीकेशंस नहीं देखेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंस नहीं देखेंगे, सिर्फ इनके बारे में हम और जानेंगे। सो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक मिनट। Okay. Now देखिए, ट्रिग्नोमेट्रीन दैट इज ट्राइंगल का मेजरमेंट। अब देखिए, एक यहाँ पर स्टेशनरी रे होती है और एक मूविंग रे होती है। ये मूव करती है। जो स्टेशनरी आर्म होती है वो क्या होगी, दैट इज अलोंग ईस्ट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये इस तरीके से होगी। अब देखो, ये वर्टेक्स कहलाता है। स्टेशनरी आर्म को नॉन मूविंग आर्म भी कहते हैं। इसे इनिशियल साइड कहते हैं, और ये टर्मिनल साइड है। ये रोटेट कर सकती है। सो व्हेन आफ्टर complete rotation, terminal side coincide with initial side. When with initial side, it is called one revolution. जैसे ये घूम के इसी के ऊपर आ जाए तो इनिशियल और टर्मिनल कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ये वन रिवोल्यूशन है।
inclination between two rays is called angle. अब देखिए degree measure. If one revolution is subdivided into 360 equal parts, then each part is called 1 degree. 1 degree क्या होता है? 1/360 of 1 revolution ये होता है. फर्दर 1 मिनट क्या होता है? 1 डिग्री. इतना समझ में आया आपको? एक मिनट के 60th पार्ट को 1 सेकेंड कहते हैं. अब देखिए if the terminal ray ये जो भी मूव करती है, if it is moving ऐसे चल रही है clockwise, इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है? then angle is negative. तो इसे आप कह सकते हैं -60 डिग्री. if terminal ray if it moves anti-clockwise, घड़ी तो ऐसे ही चलती है ना, 4 के बाद 5 बजाएगी 6, ऐसे ही तो चलती है. then angle is positive. रेडियन मीजर क्या होता है? angle subtended by arc at center of radius. at center of radius is expressed in रेडियन मीजर. रेडियस से रेडियन बना है, तो अगर हम कह दें थीटा रेडियन, तो ये L हो गया, ये थीटा हो गया, ये R. आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. अब देखो, मान लीजिए किसी सर्कल में आर्क इधर है, यानी रूल तो वही लगेगा, ये इधर मूव कर रहा है और ये L है, ये R है.
तो अब ये जो एंगल बनेगा वो निगेटिव रेडियन बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर इसे कह दिया जाए -3/2 रेडियन, तो L/R एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे तो उल्टा ही रेडियन बनेगा। और वही अगर क्लॉकवाइज मूव कर जाता तो 1n1/2 3/2 का रेडियन पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि ये क्लॉकवाइज, सॉरी ये कौन सा मूव किया है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसा मूव किया है, समझ में आई बात? ठीक है। नाउ अगर ये देखा जाए तो ये πr होता है, ये रेडियस है। L की वैल्यू अगर πr है तो यहाँ बनने वाला एंगल क्या होगा, थीटा। सो थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R। सो πr/r। सो थीटा रेडियन क्या हो गया, पाई। ठीक है। सो थीटा यहाँ पर जो भी रेडियन है, कितना रेडियन हो गया, थीटा से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर जो भी रेडियन आया है इन रेडियन, सो एंगल में थीटा की वैल्यू आई है, रेडियन ना लिख दें, सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू, ये एक एंगल है थीटा, बस थीटा लिखो, इट इज पाई रेडियन। किस पे पाया गया, लेकिन थीटा तो 180 डिग्री भी है, तो इसलिए 180 डिग्री में कितने रेडियन हो गए, पाई रेडियन। अगर मैं π/2 करूं तो 90 डिग्री में कितना होगा, π/2 रेडियन। और अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो और अगर 4 से डिवाइड कर दूं बोलो, बात समझ में आई? अगर मैं इसे 6 से डिवाइड कर देता तो क्या होता, और अगर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता पाई में, तो क्या होता, ये हो गया। इन सब को हम टेबुलेट कर लें कि π/6, π/4, π/2, आफ्टर दैट π/3, देन पाई, ये अलग अलग है। π/3 पहले लिखो, π/3, π/2, π/2। तो अब हम इनके करस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे, तो 0 भी ले लो, ये कितना है,
और अगर मैं यहाँ 135 लिखना चाहूँ तो ऊपर कैसे मॉडिफाई करूँ? बताओ। वन 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, सो 135 डिग्री इज पाई बाई 180 यूनिट फैक्टर मेथड। 15 से दोनों को कट करो और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर 3 से कट करो। बोलो समझ में आ गया? ओके, ये तो मैंने 135 का किया है। अब अगर 180 डिग्री है तो दिस इज पाई, 180 डिग्री है। और 270 डिग्री को क्या लिखूं? C/2 पाई। और -90 डिग्री को हाँ, आप समझ गई हैं, इसका मतलब पाई के बारे में आप जान चुकी हैं। अब देखो, नाउ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। वो टेबल नीचे बनी है, वो मैंने बनवा दी है। तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। सो एग्जाम्पल 1 करें। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। तो सबको पहले डिग्री में बदल पाएंगे तभी तो रेडियन में बदल पाएंगे। यहाँ तक ठीक है? यूनिट फैक्टर मेथड। अब मिनट से मिनट काटो, ये 3 आया। ये भी डिग्री आ गया। अब ये डिग्री आ गया। डिग्री को क्या करें? बोलो ये सब ठीक है? ओके, नाउ चेक करते हैं कुछ कट पाएगा क्या। नहीं कट पाएगा तो नहीं काटेंगे। कुछ कट नहीं पा रहा है। 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। देखो यही आंसर है। कन्वर्ट 6 रेडियन, 6 रेडियन को बदलना है। सो लेट अस कन्वर्ट 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। 6 रेडियन क्या होता है? लिखो 6 रेडियन और नीचे लिखिए पाई रेडियन। रेडियन कट जाएगा ना, तभी तो डिग्री बनेगी। अच्छा, 6 इंटू 180 अपॉन 22/7। पाई की जगह तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, तो इससे कट कर दो। ये 11 आया और ये 3 आया, सबको मल्टीप्लाई करो। 7 3 जा 21, 21 से 18 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा?
जरा बताओ तो कितना। 3780। 21 और 18 ठीक है। और अपॉन 11 डिग्री आ गया, डिग्री लगाती जाना। अब 11 से इसको डिवाइड करो। पॉइंट में ना बताओ, 343 आया। अब उससे वो बताओ, 7 बचा। फ्रैक्शन में बताना है, फ्रैक्शन में बदला जाता है, ठीक है। सो 343 डिग्री और प्लस 7/11 डिग्री। बोलो बात समझ में आई। 7/11 डिग्री को मिनट में बदलो, कैसे बदलेंगे। डिग्री नीचे रखो और मिनट ऊपर रखो। ऐसा करने से डिग्री से डिग्री कटा। फोर 20/11 मिनट। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताओ। बताइए। uh, 39 तो नहीं आएगा। चलो मैं करता हूँ। आगे 2/11 मिनट। सो दिस इज 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। मिनट में अलग अलग लिख दो। 1.5 पिज़्ज़ा इज़ 1 पिज़्ज़ा प्लस हाफ पिज़्ज़ा, तो ये अलग अलग लिख दिया। सो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट। अब इसको सेकंड में बदलो, तो नीचे लिखो 1 मिनट और ऊपर लिखिए 60 सेकंड। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और इससे करो 120 आया। ये मिनट से मिनट कट गया और ये आ गया। अब 11 से इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दो, क्योंकि सेकंड के आगे तो कुछ होता नहीं है। तो 11 बन जाए 11, तो 10 आया। तो अभी एक डिजिट उतारा तो 0 लगाओ क्योंकि गया नहीं, फिर डेसिमल लगाओ तो एक 0। तो 10.9 सेकंड आया। 10.9 सेकंड को क्या कहा जा सकता है। 38 मिनट प्लस 10.9 सेकंड। अगले स्टेप में इसको लिख देंगे 11 सेकंड। सो 343 डिग्री 38 मिनट और 11। अब सबको कंबाइन करके लिख दो, ये हो गया अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ गया। ठीक है। एग्जाम्पल 3।
कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स ऑन द आर्क ऑफ लेंथ। तो सर्कल है इन विच द सेंट्रल एंगल इंटरसेप्ट्स आर्क ऑफ लेंथ, सेंट्रल एंगल है वो एक आर्क ऑफ लेंथ को इंटरसेप्ट करता है, कट करता है। तो आर्क ऑफ लेंथ कितनी है? 37.4 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल क्या है? 60 डिग्री। आर का पता करना है। थीटा इज इक्वल्स टू L/R। थीटा को डिग्री में तो रखा नहीं जा सकता है, तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, क्योंकि रेडियन का फार्मूला है। तो इट इज 60 डिग्री इंटू पाई रेडियन। ये अब इस बुक में डिग्री नहीं आएगी कभी भी, अब रेडियन ही आएगा सब जगह। 11th में रेडियन है। सो दैट इज π/3 रेडियन। L कितना है? 37.4। R कितना है? नहीं पता, R उधर ले जाओ। और पाई को कहता है 22/7, वो लिख देंगे। 3 भी ऊपर जाएगा और नीचे पाई। समझ में आई बात? अगर ये 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 करेंगे तो 154, तब कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स चला जाएगा, तो ये 1.7 आ गया। और 17×51 दैट इज 5.1 इंटू 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाए। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो ये रेडियस हो गया। ठीक है, थीटा को बदल दो बस, बाकी L/R लगा दो। एग्रीड? हाँ या नहीं बताओ। चलिए, ठीक है, समझ में आया? द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हाउ फार डज इट्स टिप्स मूव इन 40 मिनट? तो 40 मिनट में ये कितना मूव कर लेगी? ये 1.5 सेंटीमीटर की है, 40 मिनट में कितना मूव करेगी? मिनट हैंड। So in 60 minutes it moves 2 पाई रेडियन। पूरा रेडियन कितना होता है बताओ? 2 पाई होता है कि नहीं किसी पॉइंट पर? तो इन 40 मिनट्स ही कितना मूव करेगी? 2 पाई/60 इंटू 40। तो 2 से किया तो 3 आ गया, तो 4 पाई/3 रेडियन। सो 60 मिनट में इतना मूव करती है, तो 40 मिनट में वो मिनट की सुई कितना मूव कर लेगी? अब ये जो इतना ये मूव कर रही है, तो इसने कुछ आर्क लेंथ तो स्वीप की ही होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ फार डज इट्स टिप मूव? तो इसने कितनी टिप, इसकी टिप ने कितनी आर्क लेंथ मूव की है? तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, जो कि 4 पाई/3 है। आर्क लेंथ का पता नहीं, रेडियस दिया गया है 1.5, तो ये उधर ले जाओ। और पाई अगर दिया है तो वैल्यू डाल देना, 3.14 कह रहा है, और बाई 3 ये L है। तो ये C से कट कर दो, 0.5
4 5 या 20 तो 2 आया, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6.28 इतने सेंटीमीटर हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना? तो ये चीज हो गई है। एग्जाम्पल 5, नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल 5। तो इसमें कहता है आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सेम लेंथ है लेकिन किसी की रेडियस छोटी है और किसी की रेडियस बड़ी है, तो छोटी रेडियस वाला होगा तो बड़ा एंगल सबटेंड कर लेगा, और जिसकी बड़ी एंगल होगी वही आर्क लेंथ है तो छोटा रेडियस सबटेंड करेगा। जो भी हो, एक 65 करता है और एक 110 कर लेता है, लेकिन दोनों की आर्क लेंथ सेम है। तो एक 65 कर रहा है और एक कितना कर रहा है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक। रेडियस अलग अलग है, फर्स्ट को R1 ले लो, इसे R2 ले लो, लेकिन थीटा क्या होता है L/R, तो L क्या हुआ R थीटा। तो अगर R1 और θ1 अलग अलग है और सेकंड केस में भी L वही है, लेकिन अब वहां पर भी तो R2 θ2 अलग अलग है, L तो सेम है ना, दोनों में सेम आर्क लेंथ है कि नहीं। तो इस तरीके से R1 θ1 किसके इक्वल हो गया, R2 θ2। तो हमें R1/R2 चाहिए, वो कह रहा हमें तो रेशो बताओ, दैट इज θ2/θ1। अच्छा, θ2 कितना है 110 डिग्री, डिग्री से तो नहीं चलेगा, और ये 65 डिग्री, डिग्री को बदलना पड़ेगा तो पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री कर दो, और यहाँ पर भी क्या कर दो, बोलो रेडियन ने बदल दिया है कि नहीं। लेकिन अब रेडियन में बदलने के बाद इन्हें कट भी किया जा सकता है, तो 5 से कटेगा तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 5 से नीचे कटो तो 13, तो 22/13 आ गया उनकी रेडियस का रेशो। सो दैट इज R1:R2 इज इक्वल टू 22:13, ये उनका रेशो है। बाकी अब आप फर्स्ट एक्सरसाइज करोगे तो कर लोगे। इस क्लास के लिए इतना ही, आगे का काम अगली क्लास में कराया जाएगा। थैंक यू।